मैं तुम्हें मार के यहाँ पे गाड़ देगा। मैंने कहा भाई मार दो, यहाँ पे मुझे गाड़ दो, मैंने पैसे नहीं निकालने, जो मर्जी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीन बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो सबसे अहम बात बताऊंगा, और वो ये है कि भाई जर्मनी से पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जा रहा है और यूरोप के बाकी ममालिक से भी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वापस उनके मुल्क पाकिस्तान में। तो उसके बारे में आप लोगों को अपडेट करूंगा कि वो क्या सिस्टम है, और जो लोग जर्मनी में या फिर पोलैंड वगैरह में, जहाँ भी यूरोप में अगर किसी को ख़तरा है तो उसके बारे में बताऊंगा कि वो उससे कैसे बच सकते हैं और उनके लिए क्या सिस्टम है, उनको कैसे पता चल सकता है कि डिपोर्ट किया जा रहा है। 18 तारीख को 33 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। म्यूनिख यानी मुंशन से डिपोर्ट किया गया है। 33 लोगों को पाकिस्तान में एक चार्टर्ड जहाज़ बुक किया गया है। और इसका प्रोसेस ये होता है कि लोगों की लिस्टें हैं इनके पास, और डिपोर्ट किसको किया जाता है जिनके केस जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं। सालम के केस रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक इस मुल्क में मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने अपने साथ प्रूफ दे दिया है, जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले प्रूफ मांगते हैं कि भाई आपके पास पासपोर्ट है, किसी किस्म की आइडेंटिफिकेशन है, ताकि आपको हम फैसिलिटेट कर सकें। तो जिन लोगों ने वो दे दिए हैं पासपोर्ट, उन लोगों के पास गवर्नमेंट को दे दिए हैं यहाँ पे डचलैंड में, जर्मनी में, तो उनको डिपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा खतरा है। क्योंकि अगर उनके केस रिजेक्ट हो चुके हैं और फिर भी वो इस मुल्क में अभी तक स्टे कर रहे हैं तो उनके लिए ये ख़तरा है। इन लोगों के पास ऑलरेडी डेटा इन लोगों का मौजूद होता है जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं इलीगली। इलीगली का मतलब यह है कि आप लोगों को इस मुल्क से जो है वो निकलने का हुक्म दे दिया जा चुका है, केस जो है वो रिजेक्ट हो चुका है और आप अब इस मुल्क में मजीद स्टे नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की लिस्टें पुलिस के पास मौजूद है ऑलरेडी, और मुख्तलिफ इलाकों में उनको पता है लोग कहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि एक बंदा जो है सडनली अपना पता चेंज नहीं करता, वो वहीं पे रहता रहता है, इसलिए उनको जो है वो आसान होता है इन ऐसे लोगों को ढूंढना जो अब अपने मुल्क में जो है वो वापस भेज सकते हैं। ये तो ये क्या करते हैं, रात के टाइम पे वहाँ पे जाके छापा मारते हैं, उन लोगों को उठाते हैं। और क्योंकि इनके पास पासपोर्ट होता है इसलिए ये गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया हुआ है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके साथ कोऑपरेट कर रही है इस सिलसिले में। उनको रातों रात जो है वो जहाज़, एक चार्टर्ड तैयारा पूरा रखते हैं, जहाज़ बुक करके रखते हैं। उस जहाज़ का काम है सीधा जाके इस्लामाबाद में वहाँ पे लोगों को उतार देना, और आगे जो उसका सिस्टम होता है पाकिस्तान में वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग सिस्टम है। बाहर सूरत कैसे पता चल सकता है इस बारे में कि भाई कौन सी या कहाँ से जो नई जो डिपोर्टेशन होनी है कैसे होगी, या कहाँ से होगी, या कब होगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन है तो एक फेसबुक पेज है, उसका नाम है डिपोर्टेशन अलार्म। उसका मैं लोगो साथ आपको दिखा देता हूँ, और मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। वहाँ पे शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन लोगों को किसी न किसी तरीके से मुख्तलिफ रिसोर्स से पता चल जाता है। और अगर कुछ लोग इस बारे में बता सकते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो इस पेज पे जाके शेयर कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को डिपोर्टेशन का खतरा है वो इससे बच सकें और अपने लिए वकील का इंतज़ाम कर सकें और अपील कर सकें। अब चलता हूँ दूसरे नंबर वाली बात पे। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि भाई रास्ते में जब हम लोग आए थे कोयटा से लेके माशकील तक, जब हम पहुंचे थे, बलूचिस्तान का एक तहसील है माशकील, वहाँ से आगे फिर शुरू होती हैं डंकियाँ। असल वाली जो डंकी होती है बलोची करवाते हैं, ईरान में एंटर करवाया जाता है वहाँ पे। तो मैंने कहा जी रास्ते में जो है वो एक आर्मी वाले ने मेरे सामने रिश्वत ली, फिर एफसी वाले ने ली, फिर पुलिस वाले ने ली। तो कुछ लोगों ने जो है वो नीचे बैड कमेंट्स किए और एक हैशटैग लाना शुरू कर दिया है जी, हैशटैग से सॉरी टू पाक आर्मी। तो मैं वही बंदा हूँ जो कुछ दिन पहले 14 अगस्त की जब पाकिस्तानियों को, आप सब लोगों को मुबारक दी थी, तो मैंने यही कहा था कि भाई अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, पाकिस्तान आर्मी को नजर बद से बचाए, अंदरून जो हमारे मुनाफिक जो दुश्मनान है उनसे बचाए। लेकिन ऐसे लोग, अब मज़े की बात यह कि मैंने एक बंदा है उसको कहा है, उसको खुद अपनी आंखों से मैंने जो है वो देखा है रिश्वत लेते हुए, और वो बंदा जो है किस इदारे से, जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता है, ज़ाहिर बात है वो उसका जिम्मेदार है। तो ये इस तरह का नहीं है, जो लोग इनको पाकिस्तान आर्मी को इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, पूरी सुने, मज़ा आएगा। तो एक गांव था, वहाँ पे एक मौलाना रहते थे, और उस मौलाना का वो बहुत शौक था लोगों के ऊपर फतवे झाड़ने का जी। वो बार बार लोगों को जो है वो कभी हर मसले में जो है कोई ना कोई फतवा निकाल लेते थे। तो उनका एक बेटा भी था, कुदरतन लोगों ने देख लिया जनाब उसका बेटा कहीं बाहर घूम रहा था और उसने वो एक कौवा जो है वो मार के खा गया। अब लोग जो है उनको बहाना मिल गया मौलाना साहब के खिलाफ। मौलाना साहब के पास वो घर में आ गए, उसके बेटे को पकड़ के ले आए, उसको बोले मौलाना साहब आपके बेटे ने कौवा खा लिया है।
अब बताओ इसकी क्या जो फतवा है अब वो दी जाएगी सज़ा। तो मौलाना साहब बोले अब बेटा, एक तरफ देखा बेटा है, उन्होंने कहा जी बात यह है कि थोड़ा मामला जो है वो गड़बड़ है, थोड़ा सा क्या कहते हैं कम्प्लेक्स है। तो इस तरह करते हैं कि मैंने लाल किताब से मुझे देखना पड़ेगा ये मामला। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब जाएं जी, अब देखें। तो मौलाना साहब गए अंदर, उन्होंने किताब उठा के लाई, उसमें अब वो मुगल है और लोग सारे इंतज़ार कर रहे हैं और सोच मतलब देख रहे हैं कि अब अपने बेटे के बारे में मौलाना साहब क्या सज़ा देंगे। तो थोड़ी देर बाद मौलाना साहब ने सर उठा के पूछा, अच्छा ये बताओ जो बेटे मेरे ने कब खाया था वो कितनी उम्र का था, मतलब बच्चा था या बड़ा था। तो लोगों ने कहा कि मौलाना साहब वो जो कवा था वो बच्चा था। तो मौलाना साहब ने फिर दोबारा सर गाड़ लिया अपनी किताब में। थोड़ी देर बाद सर उठा के बोला, लाल किताब कहती है कि पंजाबी में उन्होंने बात की है, पंजाब के किसी गांव के देहात की बात है। तो बुढ़ा का हराम जिसते खम पुराने ते निका का हलाल जड़ा कुछ ना जाने। तो मतलब इसका यह है कि जिनको उर्दू पंजाबी नहीं समझ आती, उसका मतलब यह है कि जो बड़ा का कवा है वो हलाल है क्योंकि उसके जो पर होते हैं ना वो पुराने होते हैं, और जो छोटा कवा होता है बच्चा कवा वो हलाल होता है क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता दुनिया के बारे में। तो मेरे बेटे ने जो है वो हलाल खाया, हराम नहीं खाया। तो ये जो आप इस बंदे की रिश्वत जिसने ली थी रास्ते में, एफसी वाले ने, पुलिस वाले ने, आर्मी वाले ने, जिसने भी ली है, ये जितने हरामखोर बैठे हैं, हम लोग अपने पीर की खातिर जिसको हम मानते हैं और उसकी खातिर अपने बच्चे तक जो ज़बह करने वाले कौम है। तो ये थोड़ी डिफरेंस है हमारी ये पढ़ी लिखी हो तक याफ्ता मालिक में और आम लोगों में कि भाई हम लोग अपने जो पीर है ना उसकी कोई बुराई नहीं मानते, चाहे अपना पीर रंगे हाथों वो खुद जुर्म करता पकड़ा जाए, हम कहते हैं नहीं जी इसमें भी कोई ना कोई इसकी हिकमत होगी। तो ऐसी सोच जो है वो जाहिल कौमों की होती है, जाहिल लोगों की होती है, मैं इतना कह सकता हूँ। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि मशकील से आगे क्या हुआ हमारे साथ। तो मशकील के सराह में हम लोगों ने गुजारे 2 दिन 2 रातें, और रोज़ाना वो कहता था जी ये सामने बॉर्डर है, बस असल में बॉर्डर में सख्ती बहुत है तो इसलिए हम लोग आज नहीं लेके जा सकते। और इस दौरान जो है वो 100 रुपए की चावल, कच्चे चावलों की एक प्लेट खाते थे हम, और 50 रुपए का पानी पीते रहे। और दिन में गर्मी थी इसलिए दड़ मांड मांड के पानी पीते थे, और साथ में वो बिस्कुट लाता था, ईरानी बिस्कुट। आप खुद हिसाब लगा लें, वो जो पानी था ना वो भी एक्सपायर था और वो भी ईरानी पानी था, और बिस्कुट वहाँ पे पड़े थे वो भी पाकिस्तानी नहीं थे, ईरानी थे। वहाँ पे अलगर्ज जो भी चीज़ थी ना मशकिल में वो ईरानी ही थी, तेल से लेके कपड़ों से लेके हर चीज़, सिर्फ नाम के वो पाकिस्तानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कोटा से आगे जो है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की बजाय ईरान शुरू हो जाता है, पाकिस्तान का वहाँ पे होल्ड बहुत कम है। तो इस लोगों को, इस बात को भी थोड़ा सा लोग ऑफेंड कर जाएंगे, पता नहीं है क्या इसने बात कर दिया बार सूरत। तो जो मोटरसाइकिल वाला हमें वहाँ पे छोड़ के गया था वो अगले दिन फिर वापस आया। उसने हमें बोला भाई इस तरह है कि आप लोगों को बॉर्डर पे लेके जाना है, 1,000 रुपये हमें दे और हम लोग आपको बॉर्डर पे लेके जाएंगे, मेरा ये काम है। और मुझे जो एजेंट है उसने कोई पैसे नहीं दिए, मैं आपको 1,000 देंगे तो मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। तो सब लोगों ने कहा भाई नहीं देंगे, शुरू में सब ने कहा कि भाई हम लोग पहले पे कर चुके हैं जी, इतने इतने दे चुके हैं। किसी ने कहा जी मैंने 1,20,000 दिए हैं, किसी ने कहा जी मैंने 1.5 लाख दिए हैं, किसी ने कहा जी 1 लाख दिए हैं। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे। उसने कहा ठीक है फिर इधर ही पड़े रहो, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक तो भाई यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। तो फिर सब ने वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में फटती मारो उन्होंने कहा कि ये जरा अब जिनके पास पैसे नहीं थे, या मेरे पास जैसे कि ये सिस्टम था कि पैसे अब मैं पहले ही जो है वो ठीक ठाक लगा चुका था, 45,000 जो घर से लेके निकला था उनमें से मेरे पास तकरीबन 25,000 के बराबर पैसे रह गए थे, कुछ डॉलर रह गए थे, कुछ पाकिस्तानी, तकरीबन पाकिस्तानी मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो अब है नहीं। उसने कहा इस तरह करो, कोई मसला परेशानी नहीं है, मैं टेलीनार का नंबर देता हूँ, शनाख्ती कार्ड नंबर देता हूँ, ये जो घर पे रब्ता करके ना और मेरे ही फ़ोन से रब्ता करो। अब मोबाइल भी वो ले गया था जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसने कहा ये मेरे नंबर से रब्ता करो अपने घरों पे और उनको बोलो भाई इस नंबर पे जो है वो यू फ़ोन का वो पे क्या कहते हैं यू पे कर दें या फिर वो इजी पैसा कर दें टेलीनार का, यही दो जो वहाँ पे चलते हैं नेटवर्क। तो जब तक किसी एक बंदे का भी वो पैसे क्लियर नहीं हुए तब तक उस बंदे ने कहा भाई यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। हम लोग 2 दिन वहाँ पे गुजारे। 2 दिन गुजार के रोज़ मेहनत उसकी करते रहे। आखिरकार फिर बंदे जमा होते रहे रोज़ाना, कभी 10-15 रोज़ाना आए सुबह शाम। तो हम लोग तकरीबन 50-55 से ज़्यादा बंदे जमा हो गए, 60-65 बंदे जमा हो गए। और फिर उसके बाद 2 डाले लाए गए नीले रंग के, इस तरह के।
पीछे जो खास करके सबसे पीछे बंदे होते हैं उनकी क्या होती है कि टांगे जो डाले के बाहर होती हैं और ख़ुद वो आधे अंदर होते हैं। और कुछ लोग जो है बिल्कुल ही चारों साइडों पे जो टांगे लटका के बाहर साइड पे लोग बैठे हुए होते हैं और अंदर जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और कुछ खड़े हुए होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि गाड़ी एक तो ऊंचे नीचे रास्तों में होते हैं चलती है और हमवार नहीं होते वो रास्ते। और दूसरे नंबर की बात ये होती है कि गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ चलाते हैं, उनको किसी इंसान की ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कानूनी है, कानून वाली बात ही कोई नहीं है, ला कानूनीत है। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, 100-150 किलोमीटर तक कोई बंदा ही नहीं है, तो कौन वहाँ पे आके उनको पकड़ेगा। तो वो बंदे जो अब वो ऊंचे नीचे रास्तों पे जब चलती है गाड़ी तो झटके लगते हैं, तो जो अंदर वाले बंदे होते हैं क्योंकि वो एक दफ़ा बिल्कुल एक दूसरे के अंदर ऐसे उन्होंने कंजस्टेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं, तो धक्के जब देते हैं ना तो वो आस्ता आस्ता धक्के जो सबसे पीछे जो बैठे होते हैं उनके ऊपर जाते रहते हैं और आस्ता आस्ता उनको बाहर धकेलते रहते हैं। उनके साथ एक और बात ये होती है कि सहरा है, सहरा में जो है वो धूल मिट्टी जो है वो पीछे साइड से उड़ती है, जारी बात है। तो जब वो पीछे वाले होते हैं तो वो इंसान की जगह बंदर बने हुए होते हैं, और बंदर भी ऐसे कि जो अपना 22 हाथ खड़ा हो वो नहीं पहचान सकता, अपने बंदे को साथ ही खड़े यार ये कौन है कौन नहीं है। तो खैर फिर हम लोग पहुँचे इन काले पहाड़ों में। 2 घंटे उन्होंने इस तरह चलाई है, वो क्या कहते हैं डाटसन या डाला आप जो कह सकते हैं। 2 घंटे ये चला है, उसके बाद हम लोग पहुँचे इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में हम लोग पहुँचे जनाब मगरिब के बाद, तकरीबन रात के 8-9 बज चुके थे, और अभी भी हमें नहीं पता था कि भाई बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से। और अब हमें यकीन, मुझे तो कम से कम मुकम्मल यकीन था कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं जी, क्योंकि पीछे भी उन्होंने कहा था जी यहाँ से पैदल 1 घंटे का सफ़र है, ये सामने ही तो बॉर्डर है। तो मैंने कहा शायद अभी यहाँ से और आगे मज़ीद जाना पड़ेगा। इन पहाड़ों में हम लोग पहुँचे थे मगरिब के बाद, और आते ही उतरते ही अब उसने जैसे ही हम लोगों को उतारा उन डालों ने, उसने डंडा पकड़े हुए एक बंदा आगे खड़ा था, उसने जनाब वो मंड के 2-3 को मारे, उसका भागो भागो। हम समझे शायद बॉर्डर पे आ गए हैं, पता नहीं इधर कोई बॉर्डर है और सख्ती है इसलिए सब भागने लगे हैं। तो साथ ही उसने कहा एक जगह रोक के सबको बोलता है 200-200 रुपये निकालो। सब ने 200-200 निकाले, उनका बैठो बैठो तुम्हें बॉर्डर पे लेके जाना है, 200-200 निकालो। सब ने दे दिए ना जब, तो उसने कहा अच्छा चलो। अब उठा के उसने क्या किया, 200 मीटर आगे जाके इसी पहाड़ी के जहाँ से पानी नीचे गिरता था ना, नाला टाइप बना हुआ था, खुश्क नाला था, वहाँ पे जनाब नीचे उसने कहा सब नीचे उतर जाओ। सब नीचे उतर गए, उसने कहा अब यहाँ पे सो जाओ। तो हाँ कहा भाई ये क्या काम हुआ, हाँ इसने ये 100-150 मीटर जो है ये पैदल चलाया। उसने कहा मेरे मजदूरी निकालो, ये मजदूरी थी मेरी। लो जी सत्यानाश। खैर वहाँ पे फिर दोबारा हमें 2 दिन रखा गया, उन पहाड़ों में हम लोगों को 2 दिन रखा गया। और चक्कर ये था वही कि भाई रात को ये पहाड़ ठंडे और दिन को हो जाते थे गर्म, बिल्कुल तंदूर की तरह। और लड़के पैसे बचाने के चक्कर में जो है वो सिर्फ रोटी ना ले, जब सारा दिन भूख से बिल्कुल तड़प रहे होते थे फिर उसको कहते थे मेहरबानी कर अच्छा चल 100 रुपये दे दे यार, एक रोटी दे दे। तो वो रोटी ला के देता था, वो भी खुश्क। फिर पानी के साथ वो रोटी खाते थे और साथ में गालियाँ देते थे, यार ये क्या से पैसे ले रहे हैं, ये क्या ड्रामा है। वहाँ पे हमारा सबका आपस में ये झगड़ा हो गया, एग्रीमेंट हो गया। कहा जी पंजाब के खास के लड़के थे हमारे साथ, 4 पठान भी थे और वो पेशावर के थे चारों। उन्होंने कहा इस तरह है कि सब ने मिलकर कहा पंजाब के लड़कों का, मैं पाकिस्तानी का बीइंग अ नेशन जो है वो आप लोगों को अपनी सोच के बारे में बताता हूँ कि हम लोग कितनी जल्दी अपने किए फैसलों पे जो है वो नज़रसानी शुरू कर देते हैं, यू टर्न कौम है हम लोग। हाँ तो इस तरह हुआ कि उस बंदे ने कहा कि भाई 1000 रुपये जो है शाम को तैयार रखना। हम लोग कहा भाई ये लूट रहे हैं हमें, हम तो नहीं देंगे। उनका अच्छा। सब ने जो है वो एक एग्रीमेंट किया आपस में बैठ के सारा दिन, क्योंकि दिन में वेले बैठे होते थे और कोई काम होता नहीं था, तो या इधर उधर झाकियाँ मारते थे या फिर जो है वो सोए रहते थे, या फिर एक दूसरे के साथ जो है वो मिलके एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती थी। तो बात हुई जी भाई सारी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बैठने का, भाई अभी कोई पैसे मांगेगा तो हम नहीं देंगे। पठान का भाई बात यह है कि भाई पैसे देने पड़ेंगे इन लोगों को, हम लोग यहाँ पे मजबूर हैं। तो लेकिन फिर भी सब ने कहा नहीं यार इनकी ऐसी की तैसी, हम लोग इतने हैं तो हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो हम पैसे नहीं देंगे। सब ने जब एग्री कर लिया तो मैंने इनको बोला भाई बात यह है कि ठीक है, पहले तो बात यह है कि तुम लोग पैसे, जब बकरियों भेड़ बकरी वाली चाल है, जब एक बकरी एक तरफ चलेगी सब के सब पीछे चल पड़ोगे। बात सूरत पैसे जब देने का टाइम हुआ मैं सबसे आगे होऊंगा, अगर मैं दूं तो सब दे देना, ठीक है, मैं नहीं दूं तो मैं नहीं देने वाला। बस मैं यहाँ पे कसम तुम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर डाल दी है। रात का टाइम हुआ, एक लड़का आ गया छोट, उसने ऊपर वो पहना हुआ है, वो पगड़ी सी पहनी हुई है और AK-47 उसने उठाई हुई है क्लाशन।
और आके कहता है भाई 1,000 निकालो, तुम्हें बॉर्डर की तरफ लेके जाना है। तो उसने सब ने कहा जी नहीं देने पैसे। उन्होंने कहा अच्छा चलो सब लाइन बनाओ। सब ने लाइन बना ली और मैं सबसे आगे हूँ। उसने मुझे कहा भाई यहाँ 1,000 निकालो। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा अच्छा साइड पे हो जाओ। मेरे साथ पीछे वहीद खड़ा था। उसने वहीद को बोला हाँ भाई पैसे निकालो। वहीद ने कहा जी नहीं है पैसे। उसको भी साइड पे कर दिया। फिर साथ शाहिद खड़ा था। शाहिद को बोला पैसे दो। उसने कहा जी मेरे पास भी नहीं है। उसने कहा ठीक है तुम भी साइड पे खड़े हो जाओ। चौथे को जब उसने बोला कि पैसे निकालो, उसने कहा नहीं है ना। उसने डंडा निकाल के जनाब फिर आगे सबको जो है वो लंबा डाल लिया और मारना शुरू कर दिया। अब हम लोग खड़े ही थे और पीछे घूम के जब देखा है ना तो पीछे सारे के इधर दो को जब उसने वो डंडे मारे हैं ना, तीन को, पीछे सब के सब 1,000 अपने हाथ में लेके खड़े थे। ये हमारी औकात है और ये हमारे जो है फैसले हैं। इमरान खान को हम यू टर्न खान कहते हैं और फलान डमकान। हमारी ये कौम के जो फैसले होते हैं ये ऐसे होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर ऊपर आता है हम लोग कहते हैं बस। तो जब उसने सबसे पैसे रिसीव कर लिए, पीछे फिर वहीद ने भी दे दिए, शाहिद ने भी दे दिए, पीछे रह गया मैं। मुझे आके उसने बोला भाई पैसे दो। मैंने कहा भाई मैंने नहीं देने। उसने जनाब डंडे से मुझे मारा। मैंने उसको बोला भाई यहाँ पे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे पास कलेक्शन है, तुम्हारा इलाका है, तुम मार सकते हो। तो उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पैसे दो। मैंने कहा भाई मैं पैसे नहीं देने वाला, जो मर्जी तुम कर लो। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं है, मुझे यहाँ से वापस भेजो, मेरे एजेंट से मैंने बात करनी है। उसने कहा भाई यहाँ पे कोई एजेंट नहीं है, मैं ही हूँ, सब कुछ जो भी है वो मैं हूँ, मैं तुम्हें मार के यहाँ पे गाड़ देगा। मैंने कहा भाई मार दो, यहाँ पे मुझे गाड़ दो, मैंने पैसे नहीं निकालने, जो मर्जी हो जाए। अब मैं डंडे भी खा रहा हूँ साथ उसके, लाते मुक्के जो मार रहा है, क्योंकि मैं वापस उसका मार नहीं सकता था क्योंकि ये उनका इलाका था और वहाँ पे ये सिस्टम नहीं हो सकता था। तो बरसूरत मैं दूसरों को भी साथ में गालियाँ दूँ। मैंने कहा तुम लोगों की ये ज़ुबान है, इतनी तुम्हारी ज़ुबान है और इतनी तुम्हारी औकात है। तो इतने में क्या कि शायद ने जो है वो 700-800 जो उसके पास थे, उसने कहा भाई ये लो इसके पैसे। तो जैसे ही उसने निकाले हैं इसने छीन लिए हैं। अब मेरा झगड़ा वापस शुरू। मैंने कहा भाई पैसे इसको वापस दो, मैंने नहीं जाना आगे तो नहीं जाना। शायद बोला भाई मेहरबानी करो यार, इसका ये न करो, ये रोला न डालो, तो निकलते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों को अच्छा इतने में क्या हुआ जनाब, अफगानी आए। तकरीबन हम लोग थे वहाँ पे 35 से, वही तकरीबन जो 60-65 थे वो थे, और बाकी नहीं, जो 32-35 थे। एक डाला जो हमारा था वो हम यहाँ पे उतरे थे और बाकी 32-35 का डाला कहीं और पे चला गया था, हमें नहीं पता था वो कहाँ पे गए। और हमारे पास जो है उसके अगले दिन जो जो दिन था जब उसने वो पैसे मांगे थे, जब ये मेरे साथ उसने अच्छा उसने मुझे क्लैशन मेरे सर पे लगा, गोली मार दो, जो मर्जी करना है कर लो। तो इसी वक्त हमारे होते हुए जब उनसे पैसे ले चुका है तो तकरीबन 200 से 250 अफगानी आया है। उनको भी उसने जब कहा पैसे निकालो ना तो वो सब के सब इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कोई पैसे, कौन से पैसे? उन्होंने जब एक आध को मैं सब पड़ गए खड़े हो गए, कहा हम तो मार देंगे इधर, कौन सा तुम्हारा मामला है। तो उनमें से किसी से भी उसने पैसे नहीं लिए, सिर्फ हमसे लिए, पंजाबियों को। अच्छा मज़े के बाद पाकिस्तानी नहीं कहते उनको, पंजाबी कहते हैं। हम जो उर्दू बोलने वाले होते हैं या फिर पंजाब साइड से होते हैं, जो अफ़गानी नहीं होते, पाकिस्तानी जो होते हैं, उनको वो कहते हैं। उनके लिए हम पंजाबी हैं और अफ़गानी जो हैं वो मर्द हैं या पठान हैं। तो उनसे कुछ पैसे नहीं लिए। उसके बाद हमें उसने जनाब कहा भाई इस तरह करो, ये 200 मज़ीद दो ना। तो अफ़गानी जो है ये तेज़ चल सकते हैं, पहाड़ में चलेंगे। अभी हम वाकई जो है वो तुम्हें बार्डर की तरफ लेके जा रहे हैं, तुम्हें हम डाले पे बिठाएंगे, डाले पे बिठा के बार्डर के पास छोड़ के आएंगे, 200 दो, वरना इन पहाड़ों के साथ मैं चलना पड़ेगा। होगा अच्छा। वो सब ने 200 दे दिए, ठीक है। और 200 जब दे के उन्होंने डाले पे बिठाया तो उसने क्या किया जनाब, वो एक ही जो पहाड़ी थी ना, उस पहाड़ी के में से ऐसे घुमा के ना उसने दूसरी साइड पे जाके उतार दिया। और जब तक उसने वहाँ पे जाके उतारा, इतनी देर में जो अफ़गानी थे वो पैदल चल के वहाँ पे पहुँच गए। अभी हम उतरे ही थे, 200 दे के 200 का किराया ख़त्म हो गया हमारा। उसने कहा भाई यहाँ पे हमारा ख़त्म, अब आगे पैदल है। इतने में हम उतरे ही थे तो पीछे से अफ़गानी आ गए। तो ये हमारा 200 का था सफ़र। और इससे आगे हम लोगों को फिर पूरी रात जो उन्होंने पैदल चलाया, मगरब के बाद पैदल चलना शुरू किया और सुबह तकरीबन अंधेरा ख़त्म होने तक हम लोग लगातार चलते रहे। चलने की क्या सूरत हाल थी, क्योंकि 250 तकरीबन अफ़गानी थे और 35-40 300 बंदा जो है वो लाइन बना के ऐसे पहाड़ों में चल रहा था। और साथ में गहरी खाइयाँ भी थीं और उन खाइयों में जो ऊँट मरे हुए देखे और गद्दे वगैरह मरे हुए देखे। रास्ते में हम लोगों ने जो गद्दे तेल कर लेके आते हैं स्मगल शुदा ईरान से,
वो तेल वाले गद्दे भी देखे, बड़ी लंबी लाइन बनी हुई थी, 35-40 वो गद्दे थे, एक बंदा ला रहा था। और उन गद्दों को मज़े की बात उन्होंने ऐसा ट्रेन किया हुआ था, वो गद्दे सीधे जाते हैं, तेल लाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। उनका जो बंदा होता है वो पीछे ही खड़ा होता है। तो जो ईरान वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैन भर के गधों के साथ बांध देते हैं और गधे को जो है वो हाँक देते हैं। गधा जो है वापस पाकिस्तान अपने मालिक के पास जब पहुंचता है तो मालिक लेके उनको चल पड़ता है। और आगे फिर एक पॉइंट पे गाड़ियां इंतज़ार कर रही होती हैं और उन गाड़ियों में वो तेल लादा जाता है और फिर वो लेके जाते हैं, कराची लेके जाते हैं, कोयटा लेके जाते हैं। पाकिस्तान पूरे में जो स्मगल शुदा तेल है वो ऐसे आता है। तो हमें खैर उन्होंने पैदल चलाया सारी रात चलाते, और 300 बंदा था। अब जब पहले जो बिल्कुल फ्रंट पे चल रहे थे, और चलाना क्या था कि मतलब भगाते थे वो, तो जो फ्रंट पे चलते रहते थे साथ उनके अफगानी जो है वो पहाड़ों के रहने वाले लोग थे, पंजाब वाले जो थे वो तो उनकी इतनी वो नहीं होता स्टेमिना। और हर हमारा तो जो मेरा तो अपना ज़ाती तलक था वो था पहाड़ों का इलाका है हमारा, तो इस वजह से हमें तो इतना परेशानी नहीं हुई। लेकिन फिर भी हमारी, मैं कराची में क्योंकि रहता रहा था पिछले 5-6 साल, तो इस वजह से मेरा जो स्टेमिना भी था वो भी लूज़ था। बाहर सूरत फिर भी हम लोग जो है अफ़गानियों के साथ मिल जाते थे, लेकिन पंजाब के जो लड़के थे वो बेचारे, अब ये होता था कि भाई पहले 100 बंदा जब वहाँ पर जाके बैठता था, उसके बाद पिछला 100 जब पहुँचता था तब तक जो पहले वाले थे वो आराम कर चुके होते थे, वो उठ के चलना शुरू हो जाते थे। तो जब दूसरे वाले 100 पहुँचते थे वहाँ पे वो बैठते थे, तो जो आखिरी वाले 100 हैं वो जब वहाँ उनको मिलते थे जाके, तो वो आगे वाले 100 चलते थे और इनको कहते थे सब उठ के चल पड़ो। तो रस्ते में लड़के उल्टियाँ करें, और पानी, क्योंकि पानी ज़्यादा पी लेते थे और पसीने की वजह से, जब पानी ज़्यादा पी लिया तो पेट में पानी भर जाता है, लड़के उल्टियाँ कर रहे थे। तो बड़ी गंदी हालत थी वहीं पे। लड़कों को ना तौबा तौबा करते मैंने देखा अपनी आंखों से, जो वहाँ पे सहरा में बातें कर रहे थे या अपने घरों में जाके बातें करते होंगे, जी हमने डंकी लगानी है, हमने फलां करना है, हमने डमकान करना है। तो खैर बारसों उन्होंने सुबह तक हमें जो है वो सही मंड के चलाया, जिसे मंड के कहना कहते हैं, चलने कहते हैं। मतलब कम अज़ कम उन्होंने जो उस एक रात में 35 से 40 किलोमीटर हमें पैदल चलाया। और एक जगह पे जाके अब जब उन्होंने हमें बिठाया है ना, तो सारे के सारे जो ऐसे घास पे लेट गए ना, ऐसे नीचे घास पड़ी है उस पे लेट गए। तो पसीना आया हुआ तो उस वक्त तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब जिस्म ठंडे हो गए ना 10-15 मिनट बाद, तो पता चला जरा अब यहाँ पे तो गद्दे बांधे हुए थे और गद्दों के पेशाब के ऊपर सारे के सारे जो है वो लेट पड़े हैं। तो फिर सारे के सारे उठ के वहां से भागे हैं कि, तो उतने में कुछ लोग आ गए और सब के सब वो पेशाब लगा हुआ है, बू भी आ रही है। तब जा ये होश हमारे इतने जो वो साथ छोड़ के जा चुके थे कि हम ये नहीं पता चला कि यार गद्दों के पेशाब के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं वो घास के ऊपर। तो कुछ लोग आगे खजूरें बेचने वाले, वो कच्ची खजूर होते हैं वो बेचने वाले आगे, जनाब पाकिस्तानी 50 रुपये का वो दे रहे थे छोटा सा पैकेट। पानी बेचने वाले आगे, वहाँ पे भी फिर पानी शानी हम लोगों ने ख़रीदा। उससे आगे हमारा ईरान का सफ़र शुरू हुआ, और चौकी हम लोगों ने दरम्यान में क्रॉस की थी, वो इंशाल्लाह साथ में इंक्लूड करूँगा अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो पाकिस्तान जिनको अभी तक चुल मची हुई है ईरान आने की, तुर्की आने की, खुदा का वास्ता है, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। अब फिर दोबारा एक दफ़ा, मैं नहीं चाहता कि यार कोई पाकिस्तानी हमारी तरह दोबारा जलील हो। और क्या हालात हैं आगे के, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मज़ीद बताता रहूँगा। जो दूसरे यूट्यूबर हैं, हो सकता है कि 1000 में से 2000 में से किसी एक बंदे को वहाँ पे तुर्की में जाके एक अच्छा काम मिल जाए, तो इतना वो क्या कहते हैं, कोई अजब जो मौजज़ा नहीं हो गया कि भाई अली विर्क साहब को किसी ने जो है वो 1 लाख प्लस पे रख लिया, 1 लाख प्लस पे अगर रख लिया, तो आपकी या मेरी औकात नहीं है ना, इतनी बड़ी किस्मत है कि भाई कोई तुर्का हमें, क्योंकि हमारी शक्लें भी ऐसी हैं, हमारी अकलें भी ऐसी हैं। अली विर्क की अकल भी अच्छी है, शक्ल भी अच्छी है, तो इस वजह से उसको तो 1 लाख प्लस वाला कोई बंदा मिल गया होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। 6 महीने में तुर्की में रहा हूँ, और ना ही ज़्यादातर पाकिस्तानियों को मिलता है। 1400, 1200, 1300 लीरे वहाँ पे कमाते हैं, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 35,000। उनमें से खर्चा मर्चा करके ये वो आगे पीछे, तो क्या बचता है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ज़्यादातर जो तुर्की में रहते हैं वो, मेरे ख्याल में, मैं ये सच चाहता हूँ कि जो तुर्की वाले व्यूअर हैं ना, वो नीचे कमेंट में बताएं जी वो कितना कमा रहे हैं, ताकि हम आप लोगों को शेयर कर सकें। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लें तो लाल रंग का घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन जो आता है ना, घंटी वाला, उसको टिंग करके बजाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ आप लोगों को मिला करे और आप ये सफ़र जो है इसका हिस्सा बन सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।